नाज़रीन, मल्टीनेशनल कंपनीज इजराइल से शट डाउन हो रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपना डिफेंस स्टाफ इजराइल से निकालना शुरू हो गए हैं और बरतानिया से इजराइल पर सैंक्शंस लगने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ जर्मनी असलहा सप्लाई जो है वो बंद करने जा रहा है, जिस पर इजराइल ने जोर लगाना शुरू कर दिया है और जर्मनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है और अपील भी कर रहा है कि वो ये असलहा सप्लाई ना रोके, क्योंकि जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है असलहे का और इससे इजराइल की जो कैपेबिलिटी है उस पर बहुत बड़े लेवल के पर असर पड़ने वाला है कि जब आपका सबसे दूसरे नंबर का जो एक्सपोर्टर है वो ही पीछे हट जाए तो फिर कितना असर पड़ने वाला है। बाकी सारा यूरोप तो ऑलरेडी पीछे हट चुका है, सबसे ज्यादा अमेरिका दे रहा है, अमेरिका के बाद जर्मनी है और अगर जर्मनी पीछे हट जाता है तो फिर वो जरूरत कौन पूरी करेगा। अमेरिका पर भी ऑलरेडी प्रेशर है और अमेरिका की जो जंग है वो चाइना के साथ छिड़ चुकी है। नाज़रीन, चाइना और अमेरिका का जो तबले जंग है वो तो ऑलरेडी बच चुका है। एक कोल्ड वॉर है जो वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन जब आपस में टकरा गए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन की फौजें कभी बराह रास्त आपस में नहीं लड़ी, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन की बाकायदा जंग हुई है जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। 40 साल तक ऑलमोस्ट ये जंग जारी रही है। उसी तरह की जो जंग है वो अमेरिका और अब चाइना के दरमियान शुरू हो चुकी है। उस वक्त अमेरिका का कंपटीटर जो है वो सोवियत यूनियन था, तो वो जंग कई रीजन में लड़ी गई, मिडिल ईस्ट में लड़ी गई, अफ्रीका में लड़ी गई, साउथ एशिया के अंदर लड़ी गई, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लड़ी गई। दुनिया का कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर यह जंग ना लड़ी गई हो। कई हुकूमतें गिरी, कई मुल्कों पर बाकायदा जंग मुसल्लत हुई, कई मुल्क जब जंग के अंदर ड्रैग हुए। बड़ा ही आप कह लें कि तबाहकुन वो दौर था। 40 साल ये दौर जारी रहा और सोवियत यूनियन और अमेरिका की फौजें कभी आपस में बराह रास्त नहीं टकराई, लेकिन ओवरऑल वो लड़ाई किसकी थी? वो अमेरिका और सोवियत यूनियन की थी, जिसमें अल्टीमेटली सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर गया। तो अब ये लड़ाई जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, जिसमें चाइना अब राइज कर रहा है एज अ कंपटीटर। तो अमेरिका जो है वो चाइना को दबाना चाहता है और उसी तरह जैसे सोवियत यूनियन के साथ किया। चाइना की इकोनॉमी जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी को अप्रोच कर रही है, यानी उसके करीब पहुंच रही है और वो उसको क्रॉस कर सकती है। चाइना बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है अमेरिका से भी, और मिलिटरीली वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो हासिल करने जा रहा है। तो अगले 1-2 सालों के अंदर चाइना ये ताकत हासिल कर लेगा, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, और इनोवेशन का हब भी वो बन चुका है। तो अब अगर अमेरिका या तो कबूल कर ले कि ठीक है अब चाइना का राइज हो रहा है, तो अमेरिका इसको कबूल तो नहीं कर सकता। तो अब जो है वो अमेरिका ने वो तमाम चीजें जो सोवियत यूनियन के खिलाफ की थी, कंटेनमेंट की पॉलिसी, वो सारी जो है वो चाइना के खिलाफ शुरू हो चुकी है। जैसे मुल्कों को सोवियत यूनियन के खिलाफ किया गया, अब चाइना के खिलाफ भी किया जाएगा। फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनमेंट उसको किया जाएगा। तो अभी कुछ पिछले घंटे बहुत ज्यादा आप कह लें कि खतरनाक साबित हो रहे हैं और बड़े एग्रेसिव लेवल के ऊपर एक्शन जो है वो इकदामात वो अमेरिका से चाइना के खिलाफ जो है वो उठा लिए गए हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। पिछले चंद घंटे बड़े खतरनाक साबित हुए हैं इस जंग के अंदर जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत बड़े इकदामात उठाए गए हैं। एक तो बड़े मैसिव स्केल के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है वो साउथ चाइना सी के अंदर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्ट्राइक ग्रुप्स, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल्स, ये सारे वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं ताइवान के इर्द गिर्द और ओवरऑल साउथ चाइना सी के अंदर। अमेरिकन जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो वहां पर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट जो वो कर रही है, ये उसने ऑर्डर कर दिया है। और साथ ही चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीजाज रिवोक कर दिए गए। और मार्को रूबियो ने अनाउंस किया है कि ये अग्रेसिव लेवल के ऊपर, यानी एक होता है वीजा रिवोक करना, एक सबसे जो एक्सट्रीम स्टेज है कि अग्रेसिव लेवल के ऊपर रिवोक किया गया, वो इकदाम चाइना के खिलाफ उठाया गया। जिनके वीजे लग चुके हैं, जो वहां पर स्टडी कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजा जाएगा, उनके वीजा रिवोक कर दिए गए हैं। और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी बड़ा सख्त क्राइटेरिया, बहुत शायद कोई इक्का दुक्का किसी का वीजा लग जाए, चाइनीज का मजीद वीजे भी अमेरिका को नहीं लगने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है इस जंग के दरमियान। और मैंने आपको बताया कि जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका की फौजें आपस में बराह रास्त कभी नहीं लड़ी, तो यहां पर भी फौजें लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लेकिन जंग उसी स्केल के ऊपर शुरू हो चुकी है। अब आप देखें ना इस लेवल की दुश्मनी के वो स्टूडेंट्स को वहां से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं मजीद को भी वीजा हम नहीं देंगे। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी अमेरिका की जानिब से मजीद रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शन जब लगा दी गई हैं। तो पिछले चंद घंटे तो अमेरिका अब यहां पर बाकायदा इंगेज होने जा रहा है चाइना के साथ, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में वो
प्रेशर है कि मिडिल ईस्ट से निकलें और चाइना की तरफ जाएं, तो चाइना में डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है साउथ चाइना सी के अंदर। तो इसलिए जर्मनी वो पीछे हटना शुरू हो गया है और फिर पीछे रह गया सिर्फ अमेरिका, और अमेरिका चाइना से भिड़ने जा रहा है। तो उसको तो सारे अपने लॉजिस्टिक्स और सारी सप्लाई वहां पर चाहिए, तो इसलिए अमेरिका को भी ये बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा कि वो भी अब इस जंग को जब रोके जिसमें कोई फतह नहीं है। और अब आप देखेंगे उसको दुनिया को अपने साथ मिलाना है। क्या दुनिया मिलेगी अमेरिका के साथ इस माहौल के अंदर? तो ये सारी सूरत हाल है, आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, एक फेज हमने वो देखा है जिसमें खाली कंडेम किया जा रहा था, खाली कंसर्न शो किया जा रहा था, लेकिन अब एक अगला फेज है जिसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इकदाम जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज की जानिब से उठाए जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज जो है वो जबरदस्त इकदाम उठा रहे हैं और कुछ जैसे यूरोपियन चंद बड़ी ताकतें हैं वो पहले से बेहतर, लेकिन नॉट आइडियल लेवल के ऊपर, लेकिन पहले से बेहतर वो भी इकदाम उठाना शुरू हो गए। अब नाज़रीन, चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं, दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, मिडिल ईस्ट तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और इसका असर पड़ रहा है इजराइल और फलस्तीन के तनाज़े के ऊपर। इजराइल की जो आइसोलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे सेटलर जो हैं वो और ज्यादा एंग्री होते चले जा रहे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही है कि वो तो विक्टोरियस हो रहे हैं और वो ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब वो दुनिया में देखते हैं तो दुनिया उनको धुतकार रही है। कंपनीज मल्टीनेशनल वो शटडाउन हो रही हैं, तो उनका लाइफस्टाइल, उनका इकोनॉमिक बर्डन, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए उनको अंदाजा हो रहा है कि नहीं, हम विक्ट्री में नहीं बल्कि डिफीट की तरफ जब जा रहे हैं। अब आप देखिए कि चिली एक लातीनी अमेरिका का बड़ा जबरदस्त मुल्क है और चिली ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया, फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है, सीज फायर के लिए मुतालबा ऑलरेडी वो कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ मजीद स्टेप्स उठाए और अब उन्होंने अपना जो डिफेंस स्टाफ है वो तल अवीव से निकालना शुरू कर दिया है। ये गैर मामूली है, डिफेंस स्टाफ उन्होंने अपना तल अवीव से निकालना शुरू कर दिया है। चिली विड्रॉज डिफेंस स्टाफ फ्रॉम इजराइल ओवर गाजा डायर सिचुएशन। Chile's decision stems from the dire humanitarian situation of the Palestinian people in the Gaza Strip. और Chile has withdrawn its military, defense and air force attaché from its embassy in Tel Aviv. The decision announced marks the latest escalation in Chile-Israel diplomatic tensions under the President Gabriel administration. मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो जबरदस्त सपोर्ट इस वक्त फलस्तीन की कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इजराइल को ये डिक्लेयर किया कि ये जेनोसाइड कर रहा है, सीज फायर का मुतालबा भी किया, अमेरिका को भी कहा कि उसको इंटरवीन करना चाहिए और अब उन्होंने ये बड़ा इकदाम जो है वो उठाया है। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बाकी भी सारी बातें इसको फॉलो करेंगे। और इसके साथ नाज़रीन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहां से निकलना शुरू हो गई हैं और इन 20 महीनों के इंतजार के बाद ये कंपनी जो हैं वो खसारा भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ये इस तरह से देख रही थी कि अब बस बहुत जल्द सीज फायर होने वाला है और फिर स्टेबिलिटी हो जाएगी और फिर उसी तरह से मामूल के मुताबिक मामला जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंतजार में थे, इंतजार करते 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 जो है वो 20 महीने गुजर गए, लेकिन अब इनको यकीन हो गया है कि अब ये मामलात इस तरह संभलने वाले नहीं। और दूसरा ये है कि अब ये मजीद खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनको ये यकीन हो गया कि इजराइल अब बिजनेस के लिए कोई सेफ प्लेस नहीं है। अब नाज़रीन एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का ग्रुप है और सॉफ्टवेयर ग्रुप है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये 20 साल से इजराइल के अंदर काम कर रही है, 20 साल से, और अब इन्होंने जो है वो अपना ऑफिस शट डाउन करने का फैसला किया जिससे हंड्रेड्स ऑफ इजरायली जो हैं वो अपनी जॉब्स खो देंगे। जाहिर बात है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर, तो ये कितने एक्सपर्ट लेवल के ऊपर इजरायली सेटलर्स होंगे जो यहां पर काम कर रहे हैं। तो कल को नौकरियां ढूंढने के लिए इनको फिर यहां से शिफ्ट ही होना पड़ेगा, यहां पर तो मजीद इनको मिलने वाली नहीं है। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह कि एक कंपनी होती है कि चलो उसको खसारा हो रहा है या उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, इसलिए वो एक कंपनी बंद हो रही है, जिस वजूहात की वजह से वो बंद कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पूरे इजराइल में ये वेव है, ये लहर है जो आने वाली है। उन्होंने बताया कि मार्केट अब इस तरह से डाउन हो चुकी है, वो कह रहे हैं ना हमारी उस तरह से सेल्स हैं और मार्केट जो है वो डाउन हो चुकी है और वो एक्टिविटीज बिजनेस उस तरह से नहीं हो रही है, जैसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज थी वो उस तरह से नहीं हो रही है। यानी ये कंपनी का कोई जाती कोई ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ ये कंपनी खसारे में, पूरी मार्केट में वो कह रहे हैं कि अब वो वाला माहौल नहीं है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो फिर सबके लिए मसला है। तो ये एक लहर है जो शुरू हो गई है।
eBay to shut down Israel R&D center. Employees at the e-commerce giant offices in Netanya will lose their jobs. ई-कॉमर्स जायंट है, बहुत बड़ी ये कंपनी है और 20 साल से ये इजराइल के अंदर काम कर रही है। 20 साल से और 20 साल के बाद ये छोड़ने जा रही है। Implemented several waves of layoffs that mainly affected marketing and sales activity in Israel. काफी ये खसारे में जा रही थी और इसकी मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज जो है वो बहुत मुतासर हो रही थी, लेकिन इसने कहा कि बर्दाश्त करते हैं, माहौल ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि जो इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो भी कट ऑफ होना शुरू हो गई। यानी वहां पर मामला देखें ना कि जब ओवरऑल जंग चल रही है तो जंग में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ना नए स्टार्टअप्स होंगे, ना उस तरह से परचेज होगी, तो वो बिजनेस माहौल नहीं है ना। तो अब उनका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी डाउन होना शुरू हो गया है। कंसीडर्ड क्लोजर टू द कंपनीज कोर बिजनेस, तो इस तरह से उनका जो कोर बिजनेस था वो भी अब खसारे के अंदर जाना शुरू हो गया है। तो इस तरह ये बड़ी गैर मामूली बात है कि उधर से मुल्क ये एक्शन ले रहे हैं और इधर से कंपनीज, उनके लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट इजराइल नहीं रहा, कोई इन्वेस्टमेंट की प्लेस अब इजराइल नहीं रहा। और ये यकीन हो चुका है इन मुल्कों को और इन कंपनीज को कि अगर यहां पर फलस्तीनी रियासत नहीं बनती तो हर दूसरे चौथे छठे साल जो है यहां पर जंग छिड़ जाएगी। और माजी में और आज में फर्क क्या है, आप जरा एक चीज नोट करें। माजी में जो जंगें हुई हैं, 6 दिन की जंग, 10 दिन की जंग, 20 दिन की जंग, मैक्सिमम 34 डेज की वॉर हुई है। ये जंग तो 600 आज एक दिन हो चुके हैं, तो जो वॉरफेयर है वो बदल चुका है। तो अगली भी जो जंग होगी, मिसाल के तौर पे हमास खत्म हो गई, हूतीज खत्म हो गए, इजराइल इस वक्त डोमिनेट कर गया और फातेह हो गया, लेट्स सपोज 4 साल बाद फिर जंग छिड़ेगी और वो भी 2 साल 3 साल के ऊपर मबनी होगी। यानी अब वॉरफेयर सिस्टम ही बदल चुका है, अब उसमें वो 6-10 दिन वाली जंगें नहीं होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब देखें ना, ये कंपनीज 20 महीनों से इंतजार करके बैठी हुई थी, इतनी कभी लंबी जंग तो इजराइल में हुई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो अब इन इन्वेस्टर्स को मजबूर कर रही है। बर्तानिया जो है वो सैंक्शन लगाने जा रहा है बेन गवर और समुद्रज के ऊपर। यूके कंसिडर्ड सैंक्शन ऑन बेन गवर समुद्रज ओवर गाजा क्राइसिस। आईसीसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है और वो भी किसी भी वक्त बेन गवर और समुद्रज के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। अब आप जरा अंदाजा करें कि आलमी अदालत से वारंट्स, यूरोपियन से भी सैंक्शंस आ गई और इनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो अमेरिका कब तक, देखें ना, इजराइल की सारी जो लीडरशिप है वो तो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर होगी, तो अमेरिका कब तक इनका बोझ उठाएगा। पहले तो सिर्फ एक आईसीसी थी ना, अब तो सारा यूरोप इनको वॉर क्रिमिनल कह रहा है और उनकी गवर्नमेंट्स कह रही हैं। तो देखें, वही तो मीडिया है, वही डिफेंड करता है और वही गवर्नमेंट्स का एक जो नेक्सस है। तो ये तो इधर खड़े हो रहे हैं कि ये वॉर क्रिमिनल है, तो फिर अमेरिका कब तक बोझ उठाएगा। फिर आप देखिए, जर्मनी जो है वो असला बंद करने जा रहा है और इजराइल ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है कि जर्मनी ये असला बंदिश ना करे। इजराइल रैम्प्स अप डिप्लोमेसी टू प्रिवेंट जर्मन आर्म्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। जो नए चांसलर आए हैं, अब उनके गवर्नमेंट के अंदर जो है वो बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं, टोन भी जर्मनी की बदली है और अब ये आर्म्स एक्सपोर्ट, और ये बहुत बड़ी चीज होगी, हिस्टोरिक। देखिए, एक तो जर्मनी और इजराइल का एक हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ सबको पता है। फिर जर्मनी ने भरपूर सपोर्ट किया इजराइल को और इस जारियत के अंदर भी खुलकर जर्मनी ने इजराइल को सपोर्ट किया डिप्लोमेटिक सतह के पर। इवन जर्मनी तो एक ऐसा बिल लेकर आया पार्लियामेंट में पिछले चांसलर की उसमें कि जर्मन नेशनैलिटी लेने के लिए जरूरी है कि वो इजराइल का भी लॉयल हो, इजराइल को भी वो मानता हो, इजराइल की भी रिस्पेक्ट करता हो। ये जर्मनी बिल लेकर आया अपनी पार्लियामेंट। आप जरा अंदाजा करें, ये दुनिया की तारीख का अजब बिल था कि भाई नेशनैलिटी जर्मनी की लेनी है, लॉयल इजराइल का होना है। ये तो अजब बात, लेकिन जर्मनी ने किया, मतलब इस लेवल की सपोर्ट। तो आज वही जर्मनी जब वो एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता था, असला बंदिश, वो करने जा रहा है और इधर जो है ये पूरा जोर लगा रहे हैं। द जर्मन चांसलर रिसेंटली एक्सप्रेस्ड रेयर क्रिटिसिज्म, इस लेवल का क्रिटिसिज्म जो है वो इजराइल के ऊपर नहीं हुआ, डिस्क्राइबिंग देम नो लॉन्गर कंप्रीहेंसिबल एंड कास्टिंग डाउट ऑन देयर जस्टिफिकेशन एंड एंटी टेरर ऑपरेशंस। जर्मन चांसलर ने कहा कि अब बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये कुछ सेल्फ डिफेंस है या हमास के साथ लड़ा जा रहा है। ये रेयर क्रिटिसिज्म था जर्मनी से इस तरह का, यानी देखे ना, वो प्रोपेगेंडा, वो शील्ड खत्म हो गई। अब अगला इकदाम क्या है, असला बंदिश, और इधर इजराइल ने जोर लगाना शुरू कर दिया और बरतानिया सैंक्शन लगाने जा रहा है। 1200 जो रिजर्विस्ट हैं उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया और लड़ने से इनकार कर दिया है। ओवर 1200 इजरायली रिजर्विस्ट डिमांड इमीडिएट सीजफायर इन गाजा।
Over 1,200 Israeli reserve soldiers and officers signed a letter calling for an immediate ceasefire in Gaza, warning that ongoing military operations endanger captives and civilians and risk potential war crime. Risk potential war crime. ये जनाब इजरायली रिजर्व कह रहे हैं। तो अगर आप अब इस सारी पिक्चर को देखते हैं कि हमास मौजूद है, इजराइल के जीतने के चांसेस कितने हैं, हम इजराइल के अंदर से उनके जो जनरल्स हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आपके सामने रख चुके हैं। ये अब 1200 रिजर्विस्ट कह रहे हैं कि कोई कामयाबी हमें इसमें नहीं मिलने वाली और फिल फॉर जंगबंदी होनी चाहिए। क्या ये ग्रेटर इजराइल के खिलाफ है? इनमें से कोई भी ग्रेटर इजराइल के खिलाफ नहीं है। तो ऑन ग्राउंड ये हालत है और इजराइल जो है वो कोई गजा पर ऑक्यूपेशन और वो उसमें कोई जल्दी कामयाब होने वाला नहीं है और हमास अपनी जगह पर मौजूद है, कई लंबा अरसा लड़ने की सलाहियत रखती है और इजराइल की कैजुअलिटीज भी कर रही है और हूतीज तो अब मजीद एस्केलेट करते चले जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक सतह के पर यह होना शुरू हो गया है। तो अब आप देखिए कि अल्टीमेटली इजराइल का अंजाम क्या होगा और इजराइल में इस वक्त शदीद खौफ पाया जा रहा है। देखिए कोई भी मुल्क है, ईरान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, कोई भी दुनिया का मुल्क ले लें, उसके लोगों को यह खतरा तो नहीं है कि फलां मुल्क जो है ये हमें छोड़ गया तो हमारा क्या बनेगा। क्या दुनिया के कोई मुल्क ऐसे चलते हैं? दुनिया का कमजोर से कमजोर तरीन मुल्क उठा लें, उसको भी यह खतरा नहीं होगा। इनके खौफ का आप जरा आलम चेक करें। सिर्फ एक अमेरिका रह गया, अगर अमेरिका पीछे हटा तो इनको पता है ये जमीन तो इनकी है ही नहीं। भाई ईरान के रहने वालों को यह खतरा तो नहीं है कि चाइना या रशिया पीछे हट गया तो हमें यह वतन ही छोड़ना पड़ेगा, ये जमीन ही छोड़नी पड़ेगी। वो तो इसी जमीन के रहने वाले हैं ना, तो ये कहां से आए हैं? इनको ये बड़ा खौफ है कि फिर क्या होगा, फिर हम किधर जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए बड़ा खौफ है इस वक्त इजराइल में। और जो डिफीट उनको हो चुकी है, इसको एरोगेंस की वजह से और इस रियलिटी की वजह से कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर फलस्तीन इजाजत है, ये फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जब आप सारी ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो इसमें इनके लिए क्या राह फरार है? कोई राह फरार इनके लिए नहीं है और जितना ये जुल्म करते चले जाएंगे दुनिया का गुस्सा उतना बढ़ता चला जाएगा। इधर जनाब तबले जंग बढ़ चुका है चाइना और रशिया के दरमियान। 3 बड़े इकदाम पिछले कुछ घंटों के अंदर उठाए गए हैं और यह मैसिव एस्केलेशन है। यानी जो चीज एक है कि भाई तबले जंग बढ़ चुका है, देखें डिक्लेरेशन तो अभी तक नहीं हुई ना कि अमेरिका कहे कि हमने जंग मुसल्लत कर दिया, ये चाइना कहे, डिक्लेरेशन तो नहीं है। तो ये स्टेप्स हमें बताएंगे कि ये डिक्लेयर हो चुकी है जंग। वहां पर डिप्लॉयमेंट सीधी सीधी प्रोवोकेशन है। अब आप जरा सोचें, पिछले महीनों में बाइडेन के टाइम में, आखिरी टाइम में रशिया का एक जो सबमरीन है वो जरा क्यूबा का ऐसे ही जरा चक्कर लगाने गई थी, उधर से जनाब इतनी एस्केलेशन हो गई और धमकियां ये वो। यानी अगर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके नेवी अगर अमेरिका के करीब जाकर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दें तो क्या होगा? इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये तो मतलब वो वहां पर गए किस लिए? तो चाइना के खिलाफ डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना, उनको जाकर अपनी बंदूकें दिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है जो इस वक्त अमेरिका ने कर दी है। यूएस नेवी लॉन्चेस डुअल कैरियर ऑपरेशंस इन साउथ चाइना सी एंड फिलिपाइन, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स फाइनल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। क्या फाइनल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जब शुरू कर दी गई है, जिसमें इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। पावरफुल नेवल फॉर्मेशन डिजाइंड फॉर सस्टेन्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस, लंबा टाइम। अब वो सारा यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि किसने कैसे गुजरना है। चाइनीज जो नेवी की डिप्लॉयमेंट है उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। 500 फौज ऑलरेडी ताइवान में जा चुकी है। अब ये नेवी फिलिपाइन के गिर्द ताइवान में, यानी ये चाइना को अब तंग करेंगे, कंटेन करेंगे, उनकी वहां पर जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। चाइना कभी भी ये नहीं होने देगा। देखिए चाइनीज कौम में सिर्फ एक चीज का इत्तेफाक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर वो कहते हैं कि हम 0.1% जो है ये भी मानने के लिए तैयार नहीं, और वो ये है कि हम किसी के सामने उसकी शराइत माने। जो उनकी पिछली सेंचुरी थी उसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है, जिसमें चाइनीज को सरेंडर करना पड़ा था। चाइनीज कौम ने एक चीज सोची है कि दोबारा हम किसी की शराइत नहीं मानेंगे, जो होता है हो जाए। और अब तो चाइना इतना ताकतवर है तो उनके दरवाजे के ऊपर आकर उनको कंटेन करना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, ये चाइना कभी भी नहीं मानेगा। तो वहां पर जाना तो ये मसला खराब है। मल्टीपल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और ये कम्बैट के लिए, सर्विलेंस के लिए, सपोर्ट मिशंस अक्रॉस लार्ज ओशियनिक एक्सपेंसेस, ये सारा करने के लिए वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी,
broader strategic maneuver amid rising tensions in the region. US announced aggressive visa revocation targeting Chinese students. To revoke the visa of Chinese students, Secretary of State Marco Rubio announced mark a sharp escalation in Washington's ongoing visa crackdown and fueling renewed tensions with Beijing. एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है बाकी दुनिया से भी उनको वो मसला चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर किसी एक मुल्क को पॉइंट आउट करके कहा गया है तो वो चाइना है, और एग्रेसिव स्केल के ऊपर ये वीजा रिवोक जो है वो कर दिए गए हैं। जो मौजूद हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा, जो मजीद आ रहे हैं वीजा क्राइटेरिया टू बी टाइटन्ड, सोशल मीडिया स्क्रूटनी एक्सपेंडेड। अब क्या हो रहा है, आपका सोशल मीडिया पे देखा जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, आपका सोशल मीडिया पे देखा जाएगा क्या आपने कोई इजराइल के खिलाफ कमेंट तो नहीं किया हुआ। बाकी जो दुनिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और चाइना का मसला इजराइल वाला नहीं है, चाइना से तो उनकी डायरेक्ट जो जंग छिड़ गई है, तो चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिपोर्ट, और जो आ रहे हैं वो बहुत रेयर होगा कि वो किसी को वीजा मिले। तो ये बहुत बड़ी, अब आप देखें ना कि 3 इकदाम उन्होंने एक साथ उठा दिए। यूएस ब्लॉक सेमीकंडक्टर जेट पार्ट्स फ्रॉम रीचिंग चाइना, तो ये गैर मामूली चीजें हैं। यूक्रेन का मसला वहीं का वहीं है, मिडिल ईस्ट में क्या होता है, इजराइल का क्या अल्टीमेटली कोई मनवा सकेगा, और साउथ चाइना सी में ये होने जा रहा है। बाकी अगर दुनिया में जंगें रुक भी जाती हैं तो ये चाइना वाला मसला हल नहीं होने वाला, और ये जो पॉलिसीज हैं ट्रंप की, ये नए क्राइसिस और नई जंगें जो है वो दुनिया में लेकर आ रही हैं, और अगले 20 साल जो है कम से कम ये बहुत बड़ी जंगें लेकर आ रहे हैं, जिसमें से एक आलमी जंग भी हो सकती है, उसके बाद तो फिर सब कुछ ही बदल जाएगा, पता नहीं क्या होगा दुनिया में, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर होगी जो कि आज तक दुनिया में नहीं हुई। तो अगर ये आलमी जंग नहीं भी होती तो खासकर 20 साल बहुत जंगों से भरपूर होने वाले। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।